हाय बच्चा लोग, क्या हाल चाल है भाई। सबसे पहले अपने दोस्तों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। दीपेश गुप्ता, ज्ञान किशोर, राहुल, अमान, पंकज, प्राइड कैरियर, आप सबके मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट वीडियो में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था जिसका सही जवाब सार्थक ने दिया है। वेरी गुड सार्थक। और इसी के साथ अपन आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज अपन सीखने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई अभी तक अपन ने लास्ट कुछ वीडियोस में पोजीशन, किसी भी चीज की लोकेशन कहाँ पे है वो स्पेस में, तो उसके लिए हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन किया। देन उसकी पोजीशन को हमने एक्स, वाई और जी कोऑर्डिनेट्स के थ्रू बताया और टाइम मेजर करने के लिए घड़ी ले ली थी। देन इसके बाद हमने उसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया। देन हमने पोजीशन वेक्टर का चेंज होने को डिस्प्लेसमेंट बताया और हमने बेसिकली कुछ स्केलर्स और उनके कुछ भाई बंधु जो वेक्टर्स हैं उनको डिफाइन किया। और इस तरीके से हमने एक के बाद एक बेसिकली हमारे काइनेमेटिक पैरामीटर्स जो हैं उनको डिफाइन किया, जिससे हम किसी भी चीज के मोशन का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्टेंस बताया, उसका वेक्टर भाई हुआ डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम डेल्टा आर वेक्टर से बताते हैं। स्पीड डिफाइन की, जिसका वेक्टर भाई है वेलोसिटी, जिसे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन कितना उसने टाइम लिया, उस हिसाब से हमने उसका डिफाइन किया। और इसी सीक्वेंस में जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वो है एक्सेलरेशन। तो अगर आपने सिंपली अगर गाड़ी या स्कूटी को चलाई होगी तो उसमें आप देखते हो एक्सेलरेटर होता है। और आपका एक्सेलरेटर करता क्या है? आपका एक्सेलरेटर स्पीड को बदलता है, बढ़ाता है या घटा भी सकता है डिपेंडिंग ऑन आप ब्रेक लगाते हो कि नहीं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम और जानने वाले हैं। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि जब भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो, अब वेलोसिटी तो भाई वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकती है। तो उसकी मैग्नीट्यूड बदले या उसकी डायरेक्शन बदले या दोनों बदले, तब हम कहेंगे कि जो बॉडी है वो एक्सेलरेटेड है। तो एक्सेलरेशन को पैदा करने के लिए, एक्सेलरेशन बेसिकली एक इफेक्ट होता है, ठीक है, उसको पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी टेबल को या किसी कुर्सी को पुश किया तो वो मूव करने लगती है, उसकी स्पीड बदलती है। पहले वो रुकी हुई थी, फिर वो चलने लग गई तो उसकी स्पीड बदली। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो सिंपली उसकी स्पीड को या वेलोसिटी को बदलता है। अब वेलोसिटी बोलेंगे तो डायरेक्शन भी बदल सकती है, मैग्नीट्यूड बदल सकती है या दोनों बदल सकती है। तो इस बात को आप ध्यान रखो। तो जब भी कोई ना कोई बॉडी पे फोर्स लग रही होगी तो वो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है, वो एक्सेलरेशन जनरेट करता है उस बॉडी के अंदर, और उस एक्सेलरेशन की बदौलत वो बॉडी मूव करती है। और काइनेमैटिक्स के अंदर हम एक्सेलरेशन करता क्या है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, रेदर किस फोर्स ने उसको पैदा किया है। लेकिन एक्सेलरेशन को पैदा करने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगती है, तो इस बात को अपन को ध्यान रखना चाहिए। और एक और छोटी सी गलती जो काफी सारे लोग करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, वो ये है कि भाई डिसेलरेशन वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअली जो डिसेलरेशन वर्ड है वो आप डिक्शनरी में देखोगे तो रोजमर्रा का एक कॉमन वर्ड है, उसको फिजिक्स में कोई जगह नहीं दी गई एक्चुअली। तो अगर हमने बोला कि कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, उसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, उसकी वेलोसिटी घट भी सकती है। दोनों ही कंडीशंस को हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। तो अल्टीमेटली अगर बॉडी आपकी स्पीडिंग अप हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, या स्पीडिंग डाउन हो रही है, ब्रेक मारा जा रहा है, दोनों ही केसेस में वो एक्सेलरेशन ही कहलाता है। देन जैसा हमने अपने स्पीड और वेलोसिटी वाले वीडियोस में देखा था, सिमिलरली यहाँ पे हम एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे। तो एवरेज जो होता है वो किसी भी एक इंटरवल के लिए होता है। तो अगर हमें कभी भी एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाए तो हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज डिफाइंड एज द एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा बोले तो चेंज। तो इसको सीखने के लिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो सपोज मैंने एक पार्टिकल लिया है जो कि इस तरीके से ऐसा गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब इस घूमने के दौरान मैंने सपोज इस पोजीशन से उसको देखना चालू किया और उसको मैंने इस पोजीशन तक आने तक देखा, और इस दौरान मैं निकालना चाहता हूं कि भैया उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसके लिए हमें उसकी इनिशियल पोजीशन पे, इस जगह पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप देखोगे मैंने दे दिया कुछ 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा था। और फाइनली जब वो इस पोजीशन पे आया तो आप देखोगे ये जो पीछे वाली डायरेक्शन है ये नेगेटिव आई कैप है। तो यहां पे इसकी फाइनल स्पीड इस पोजीशन पे आप लिख सकते हो वी फाइनल 10 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, तो ये पीछे जा रहा होगा। ठीक है, अब अगर आपसे कभी भी पूछता है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, तो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम इंटरवल उसको लगा। तो अगर आप फाइनल वेलोसिटी लिखोगे तो दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, और अगर आप इनिशियल वेलोसिटी लिखोगे दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो यहां पे अगर आप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आप करते हो
और उसको टाइम से डिवाइड करते हो कि यहाँ से यहाँ आने में उसको 5 सेकेंड लगे, तो आप पाओगे कि अपना एवरेज एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा दैट विल बी -20/5, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप डायरेक्शन में। मतलब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ऑन एन एवरेज इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने के लिए उस पे हर वक्त इस डायरेक्शन में 4 का एक्सेलरेशन लगा होगा। तो ये बस देख के ये समझ में आता है, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही हो रहा होता है। ठीक है, ये एक एवरेज वैल्यू है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने के लिए। देन इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसको सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक्चुअली में अगर कोई भी चीज को देखो तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट नहीं होती है। मतलब जैसे आप अगर गाड़ी चला रहे हो सपोज, तो कभी स्पीड ब्रेकर आया तो हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, हमारी स्पीड कम हो जाती है। फिर देखा रोड खाली है तो अपन एक्सेलरेटर देते हैं जिससे स्पीड बढ़ जाती है। तो एक्सेलरेशन जो है वो वेरी होती रहती, चेंज होती रहती समय के साथ। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस किसी एक क्षण पे जो एक्सेलरेशन है उसको बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। तो इसलिए हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताई, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताई। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्पीड और वेलोसिटी वाले जो वीडियोस है उनको आप जरूर देखना। तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं dv/dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मजेदार बात है, जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी को तो बदलता है, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर x में, y में और z में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो सिमिलरली जो अपना एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उन पे असर दिखाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट ही बदलेगा, y और z में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन सपोज अगर आपका एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी के x और z कंपोनेंट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ वो बदलेगा किसको, y वाली वेलोसिटी को। मतलब एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में लगे वो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी को अफेक्ट करती है। इसके बारे में भी आगे अपन देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं क्योंकि वो वेक्टर है, x में, y में और z में। तो एक्सेलरेशन अलोंग x आप ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक्सेलरेशन अलोंग y हो जाता है। सिमिलरली az आप डिफाइन कर सकते हो। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देख लेते फटाफट। तो सपोज हमें कोई एक वेलोसिटी दे दी गई है दैट इज 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। मतलब कोई एक रॉकेट है सपोज, वो रॉकेट की जो स्पीड है x डायरेक्शन में 2t के हिसाब से बदल रही है, मतलब टाइम बढ़ेगा तो ये स्पीड बदलेगी। ठीक है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो है वो बदलेगी। सिमिलरली इस रॉकेट की ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है वो 3t स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब उसकी स्पीड जो है 3t स्क्वायर है y डायरेक्शन में। तो ये भी देखो समय के साथ बदल रही है। अब मैं अगर निकालना चाहूं कि वेलोसिटी बदल रही है मतलब एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए आप वेलोसिटी के x को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में और y कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपन ऊपर बताया वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 कूद के सामने आ जाता है और पावर 1 से कम हो जाती है। तो जो एक्सेलरेशन है वो कुछ ऐसा आएगा। तो इस रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है वो कुछ आपको ऐसा मिलेगा। और यहां नोटिस करो जो एक्सेलरेशन अगेन समय के साथ बदल रहा है। तो अगर मैं आपको एज अ होल स्टोरी आपको बताऊं तो हमने देखा था पोजीशन चेंज हो रही हो समय के साथ तो हम बोलते हैं स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही हो टाइम के साथ तो हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड है। और एक्सेलरेशन भी अगर समय के साथ चेंज हो रही हो तो उसको जर्क बोलते हैं। जैसे अगर आपने कभी स्कूटी चलाई हो गलती से और उसको आप ज्यादा कम एक्सेलरेट करो तो गाड़ी देखना थोड़ी जंप ही करती है, जंप मारती है, तो वो कहलाता है जर्क या जर्की मोशन, धचके लगते हैं। तो उस केस में जो एक्सेलरेशन है वो भी आप वेरी कर रहे हो, ऐसा दनादन एक्सेलरेशन आप कर रहे हो तो वो भी वेरी होता रहता है। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड जर्क। ठीक है, बट वो अपन कॉलेज वॉलेज में जाके फ्यूचर में पढ़ते हैं, तो अपने स्कूल लेवल पे इतना कोई जरूरी नहीं है। तो अगर मैं मैथमेटिकली बताऊं तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आपको पोजीशन x में, y में या z में दे रखा है, उसको आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आप वेलोसिटी पे पहुंच जाओगे। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन पे पहुंच जाओगे। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में बताया ये चीज कि इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको एक्सेलरेशन में दे दूं और उसको आप इंटीग्रेट करो तो आप वेलोसिटी पे पहुंच जाओगे, और अगर मैं आपको वेलोसिटी दे दूं तो उसको इंटीग्रेट करके आप पोजीशन तक पहुंच सकते हो। तो अगर मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया सपोज एक्सेलरेशन का और मैंने आपसे पोजीशन पूछ ली
तो आप 2 बार इंटीग्रेट करके पोजीशन के फंक्शन को बना सकते हो। सिमिलरली अगर मैंने आपको पोजीशन दे दी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको आप डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन तक पहुंच सकते हो। तो इस तरीके से हम अपने मैथमेटिक्स का यूज करके पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में खेल सकते हैं, और यही मोस्ट ऑफ द टाइम किया जाता है पेपर्स में या बुक्स में, इन्हीं में खेला जाता है। तो एक बड़ी पिक्चर की तरह अगर आप सोचोगे तो यही चल रहा होता है एक्स में, वाई में और जी में। तो यही वो बिग पिक्चर है। अब एक बहुत मजेदार चीज देखते हैं कि भैया एक्सेलरेशन वेलोसिटी को तो बदलती है, लेकिन किस तरीके से बदलती है सर, थोड़ा सा और डिटेल में तो बताओ, मजा नहीं आ रहा है। तो उसको देखने के लिए मैंने सपोज एक रॉकेट का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ये रॉकेट कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है और इसकी वेलोसिटी मैंने कुछ v बता दी है। ठीक है, अब सपोज बीच में हवा चलने लग गई कुछ इस डायरेक्शन में, तो हवा जो है वो कुछ रॉकेट पे फोर्स लगाएगी, उस वजह से रॉकेट जो है वो एक्सेलरेट होगा। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से होगा क्या? अब देखो, हमने वेक्टर के कंपोनेंट करना सीखा था, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वेक्टर कंपोनेंट्स वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अभी अपन यूज करेंगे। तो एक्सेलरेशन के अगर आप कंपोनेंट्स करोगे तो ये वाला a cos थीटा बन जाएगा और ये वाला a sin थीटा बन जाएगा। ठीक है, गिवन ये वाला थीटा एंगल है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो a cos थीटा जो है वो v के डायरेक्शन में ही आ गया, और a sin थीटा जो है वो v के परपेंडिकुलर आ गया। तो इंटरेस्टिंगली a cos थीटा जो होगा वो v के अलोंग है, तो वेलोसिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। एक प्रकार से एक धक्का लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली जो a sin थीटा है जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वो क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन बदलेगा, बोले तो रॉकेट को मोड़ने में मदद करेगा। तो रॉकेट जो है वो समय के साथ ऊपर की तरफ भी मूव होगा और आगे की तरफ भी इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन के बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक वेलोसिटी की डायरेक्शन को अफेक्ट करता है, चेंज करता है, और दूसरा वेलोसिटी की डायरेक्शन को अफेक्ट करता है या उसको चेंज करता है। चलो देखते हैं किस तरीके से करता है। तो बेसिकली हमारे पास 4 पॉसिबल केसेस होते हैं कभी भी, पूरी फिजिक्स में आपको यही 4 पॉसिबल केस मिलने वाले हैं। तो अगर वेलोसिटी सीधे सीधे है इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन अगर ऐसा है तो उसके आप कंपोनेंट तोड़ लो। एक आएगा वेलोसिटी के अलोंग, एक आएगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये वाला जो है a cos थीटा, ये वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, तो मैंने लिख दिया इंक्रीजेस वेलोसिटी। जबकि a sin थीटा जो होगा वो वेलोसिटी को इस तरफ मोड़ने में मदद करेगा, मतलब रॉकेट को ऐसे मोड़ने में मदद करेगा। तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी। अगर एक्सेलरेशन इधर है तो अब क्या होगा, a cos थीटा इधर आएगा जो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, a sin थीटा इधर आएगा जो रॉकेट को नीचे की तरफ मोड़ने में मदद करेगा, मतलब ऐसे कुछ मोड़ेगा। देन अगर आपका एक्सेलरेशन इधर है, हवा उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, तो वेलोसिटी को जो a cos थीटा है वो कम करना चाहेगा। तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी आगे की तरफ कम होती चली जाएगी। वेयर एज a sin थीटा जो होगा ये इसको अगेन ऊपर मोड़ने में मदद करेगा, मतलब रॉकेट जाएगा अभी भी ऐसे ही, लेकिन उसकी स्पीड जो है आगे की तरफ कम होती चली जाएगी। सिमिलरली आखिरी केस में एक्सेलरेशन यहां होगा, तो a cos थीटा अगेन वेलोसिटी को कम कर रहा होगा, वेयर एज रॉकेट को नीचे की तरफ मोड़ रहा होगा, तो अगेन ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा ऐसे। ठीक है, यही 4 केसेस में पूरी फिजिक्स समाई हुई है, तो इनको आप ध्यान रखना। ठीक है, देन जो हर जगह हमारा धरती माता का प्यार, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि अपनी धरती माता हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ बुलाती रहती है। ठीक है, तो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग दैट हैज मास इन इट। जिस भी चीज के अंदर मास है उसको धरती माता बुलाती रहती है, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होती है, और उसको अपन ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जिसे बाबा न्यूटन ने बताया था। ठीक है, तो अर्थ पुल्स एवरीथिंग विद सम फोर्स दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सपोज जैसे एक बास्केटबॉल है, तो इस बास्केटबॉल को धरती जो है वो खींच रही होती है कुछ ना कुछ फोर्स लगा के, और उस फोर्स को हम लिख सकते हैं इस बॉल का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको आपने कई बार बुक्स वगैरह में देखा होगा, इसकी वैल्यू 9.81 होती है। तो एक्चुअली में ये जो वैल्यू होती है ये एवरेज वैल्यू होती है, क्योंकि अर्थ से जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो ग्रेविटी की जो फोर्स है वो कम होती चली जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इंटेंसिटी बोलते हैं जो, वो कम होती चली जाती है। मतलब दूर की चीजों पे ग्रेविटी कम लगती है और पास की चीजों पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगती है, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने अपनी कैलकुलस की सबसे स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि न्यूटन ने इसी लॉजिक से चंदा मामा को देख के और एप्पल को देख के पूरा का पूरा कैलकुलस डिफाइन कर दिया था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो भी जरूर देखो। तो एक और इंटरेस्टिंग बात, कई सारे सवालों में हमें फ्री फॉल लिखा दिखता है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है
कि जब भी कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खिंची चली आ रही है, उसमें और कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। जब भी किसी बॉडी पे सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही हो या सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रही हो, तो उसके फोर्स को हम mg से बताते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जो गैलीलियो गैलीली ने किया था 1500s में, और इसमें लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी इन्वॉल्व है, जिसमें उन्होंने इस जी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी जिससे ऑलमोस्ट सारी मैकेनिक्स एकदम बदल जाने वाली थी। तो 1589 से 1592 के अराउंड जो गैलीलियो गैलीली थे वो एक बहुत महान साइंटिस्ट थे। इनकी जिस ईयर में डेथ हुई थी उसी ईयर में आइजैक न्यूटन पैदा हुए थे। तो आपने सुना होगा लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में, जो कि ऐसा टेढ़ा इस तरीके से कुछ खड़ा है काफी टाइम से, जो गिरता नहीं है, बस ऐसा टेढ़ा ऐसा स्टेडी अपने जगह पे है। तो बहुत पहले एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, तो उनका ये मानना था कि कोई भी दो चीजों को जब आप छोड़ते हो तो एक चीज अगर ज्यादा मैसिव है, उसमें मास ज्यादा है, और एक चीज में कम मास है, मान लो एक छोटी सी बॉल है, एक बड़ी सी बॉल है, तो इन दोनों को जब आप छोड़ोगे तो बड़ी बॉल को धरती ज्यादा तेजी से खींचेगी रैदर छोटी बॉल को। तो ये एरिस्टोटल का मानना था, लेकिन इस बात को गैलीलियो बिल्कुल नहीं मानते थे, बोलता गलत बता के गए भाई साहब। तो एक बार इसी चीज को डिसअप्रूव करने के लिए 1589 से 1592 के बीच में जब गैलीलियो गैलीली इटली में कहीं पे थे, तो वो एक बार लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे चढ़ जाते हैं यहाँ पे, और ऊपर चढ़ के वो सबको बुलाते हैं, वो भाई देखो देखो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एरिस्टोटल को गलत प्रूव करूंगा मैं। तो वो क्या करते हैं, दो स्फीयर्स लेते हैं, एक लोहे का बड़ा स्फीयर लेते हैं, एक लोहे का छोटा स्फीयर बॉल लेते हैं, तो इन दोनों को एक साथ ऐसे ड्रॉप करते हैं, तो उनको ये दिखाई देता है और सबको ये चीज दिखाई देती है कि दोनों एक साथ नीचे गिरे, एक टाइम पे नीचे गिरे। तो इसका मतलब उनने एरिस्टोटल को ये गलत साबित कर दिया कि जी जो है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अलग अलग बॉडीज पे अलग अलग नहीं लगती, हर बॉडी पे इक्वल लगती है। तो उन्होंने फाइनली बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल फॉर ऑल द बॉडीज व्हाइल फॉलिंग। तो ये बहुत खासम खास एक्सपेरिमेंट है। तो इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी एक लिंक दे दूंगा, उससे आप वो पूरी स्टोरी को पढ़ सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो जिसमें मैं भी फंसता था काफी सारी बार और मेरे को भी बड़े पंगे होते थे इनको सॉल्व करने में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हमेशा ध्यान रखो, तो इससे आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये बोला गया कि किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है, कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो कुछ ना कुछ उस पर फोर्स होनी ही पड़ेगी, वो फोर्स ही एक्सेलरेशन पैदा करेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि किसी बॉडी में हमने खूब सारा फोर्स लगाया तो गारंटी है उसमें एक्सेलरेशन होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? सपोज एक बहुत भारी भरकम अलमारी है, ठीक है, उसको आप बहुत जोर के धक्का मार रहे हो लेकिन वो हिल ही नहीं रही है, तो आपने फोर्स तो उसमें बहुत सारा लगाया, यू पुट अ लॉट ऑफ फोर्स ओवर इट, लेकिन उसमें कोई एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन ही नहीं बदली। तो पोजीशन नहीं बदली, वेलोसिटी नहीं बदलेगी, वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो अगर बहुत भारी भरकम चीज है या ऐसी चीज है जो हिल नहीं सकती जगह से, तो उस पर आप खूब सारा फोर्स लगाओगे फिर भी उसमें कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखो, अगर आपके पास एक्सेलरेशन है तो फोर्स लग रही होगी, पक्का है, लेकिन अगर आपके पास फोर्स है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, किसी भी बॉडी को, किसी भी पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को अगर आप रेस्ट से छोड़ते हो तो वो हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बॉक्स सपोज रेस्ट पे ऐसा रखा हुआ था, दो बंदे आए, इसको पुश करने लग गए, धक्का मारने लग गए, तो इस वजह से ये बॉक्स जो है रेस्ट से उसी डायरेक्शन में भागना शुरू करेगा जिस डायरेक्शन में इन दो फोर्स वेक्टर्स की रिजल्टेंट आएगी। तो जैसे अगर मैं बोलता हूं ये एफ है, ये भी एफ है, तो इनका रिजल्टेंट आप √2f का मैग्नीट्यूड और 45 डिग्री एंगल पे आप निकाल सकते हो। तो इसे भी मैंने वेक्टर वाली वीडियो में बताया है। तो इस तरीके से आप फोर्स को निकाल सकते हो और इसी डायरेक्शन में हमारा बॉक्स जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बॉक्स मूव्स अलोंग द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस। देन इसके बाद अगला एग्जांपल है चार्ज का। तो इस चार्ज के केस में सपोज हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, और ये ब्लू कलर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स बना दी और येलो कलर से ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है। तो बेसिकली जिस तरीके से ग्रेविटी होती है या ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, हर चीज जिसमें मास है उसको अपनी तरफ खींचती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक चार्ज पे फोर्स लगाती है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट से छोड़ूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, दोनों है, तो ग्रेविटी क्या करेगी, इसके मास की वजह से mg फोर्स नीचे लगा देगी और उसको नीचे बुलाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी
प्लस चार्ज को अपनी तरफ इधर खींचेगी, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से जो नेट रिजल्टेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और ग्रेविटी का, उस डायरेक्शन में ये चार्ज मूव करने लग जाएगा एक स्ट्रेट लाइन में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कोई चीज अगर ग्रेविटी सिर्फ है तो नीचे चली जाएगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों है तो वैसी टेढ़ी चली जाती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैं काफी टाइम तक नहीं समझ पाया था। तो आई होप ये वीडियो से आपको एक्सेलरेशन के बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें समझ में आई होंगी। तो इनको आप अप्लाई करिए और जल्दी मिलेंगे अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।